ये तुम्हारी एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, जो कि यूनिट 5 है 609 का। तो बेसिकली इस यूनिट में समझने ये है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कैल्शियम का क्या रोल है, स्पेशली इन द होम्योस्टेसिस। तो जैसा जानते हो कि जो कैल्शियम है ये अकेला काम नहीं करता है, ठीक है। कैल्शियम अलोंग विथ पैराथॉर्मोन, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसके बाद विटामिन डी, इन सबके साथ जब तक नहीं मिलेगा, तो मतलब इंटीग्रेटेड वर्क नहीं होगी तब तक ये कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली इसका रोल है आयंस के एक्सचेंज को रेगुलेट करना, ठीक है। उसके साथ साथ देख सकते हो ये थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड से भी अटैच होता है, बिकॉज कहने का मतलब है कि इसका जो एक्टिविटी होता है उसमें कहीं ना कहीं थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड का भी रोल रहता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप जैसे देख सकते हो पैराथायरॉयड ग्लैंड से या थायराइड से ही कह लो, तो थायराइड से देख सकते हो कि ईसीएफ कैल्शियम आयंस का ये डिलिटरेट करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है ना। मतलब ईसीएफ विल डिक्रीज डाउन बाय द थायराइड ग्लैंड्स, और उसमें तुम्हारी कैल्शियम आयंस भी आती है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरह से हिंडर करता है। दूसरा है पैराथायरॉइड हार्मोन्स जो है वो किडनी पे इफेक्ट करता है, दूसरा इंटेस्टाइन पर है और बोन पे है। और इन सारे चीजों में कैल्शियम का रोल है। कैल्शियम का रोल इन द सेंस ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सारे जगह कैल्शियम होता है। ऐसे बोन्स में मोस्टली कैल्शियम ही है, ठीक है, जिसके कारण जो सेल्स है, बोन सेल्स है, वो मेंटेन रहता है। इंटेस्टाइन की बात करें तो वहां भी चूंकि तुम्हारे बहुत सारे जो इंट्रासेलुलर या इंट्रासेलुलर जो आयंस होते हैं उनको भी मेंटेन करना होता है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। लाइक वाइज किडनी में भी ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है ना। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो काम करती है वहां भी कैल्शियम आयंस का रोल होता है। तो इस कारण से ये जो है इंटीग्रेटेड वर्क बेसिकली किडनी में देख सकते हो, मतलब जो पैराथॉर्मोन का जो रोल है दैट इज कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है ये किडनी में ही बढ़ता है, ठीक है। और फॉस्फोरस का देख सकते हो रीअब्जॉर्प्शन भी डाउन होता है किडनी में। और एट द सेम टाइम ये क्या करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। तो विटामिन डी जो एक्टिवेट हुआ ये फिर बोन के रेगुलेशन में जाता है जहां पर ऑलरेडी कैल्शियम है। तो इसलिए ये बिल्कुल जो है ना, ये पूरी सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो इसलिए सबको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो बेसिकली जो कैल्शियम जो रेगुलेट करता है बेटा न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के एक्साइटेबिलिटी को। बिकॉज देखते हो कैल्शियम आयंस अगर एक बार निकल गया तो एक्टिन और मायोसिन का हेड फिक्स नहीं हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर कंटिन्यू कंप्लीट निकल के चला गया, तो कैल्शियम आयन बाहर रह गया और इनर स्पेस में नहीं गया, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा मसल्स का, और कंडीशन विल बी नोन एज राइगर, ठीक है। और ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो गया तो द एनिमल विल सफर फ्रॉम द राइगर मोर्टिस, मतलब डेथ में भी अकर, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन कैल्शियम से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चीज ले ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन मतलब ब्लड का कोगुलेट होना। नॉर्मली तो कोगुलेशन नहीं होनी चाहिए है ना, ब्लड तो चलती रहती है, लेकिन अगर कहीं किसी कारण से इंटरनल या एक्सटर्नल वुंड हो जाए, ठीक है, कट हो जाए, तो वहां ब्लड का फ्लो हो जाता है बाहर की ओर, ठीक है, कैपिलरी से बाहर चला जाता है। तो ब्लड की कमी से एनिमल एनेमिक हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है ना। और उसमें रेगुलेशन खराब होगी, पीएच नहीं मेंटेन कर पाएगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो भी जो है वहां पर भी कैल्शियम एज ए चिलेटर यूज होता है, ठीक है, और जो कोगुलेशन में उसमें हेल्प करता है। लाइकवाइज बहुत सारे सेक्रेटरी प्रोसेसेस में जो कि आयंस का वहाँ मेंटेनेंस होता है, दैट इज आल्सो डन थ्रू द कैल्शियम। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, फिर वही परमिएबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां भी फिर अगेन आयरन की कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। लाइकवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट,
कोई भी पंप अगर काम कर रही है तो वहाँ सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस के साथ कैल्शियम आयंस भी रहती है। एंजाइम के रिएक्शंस में रिलीज ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, या कह सकते हो बोन मिनरलाइजेशन, ठीक है। इन सारे प्रोसेस में कैल्शियम का रेगुलेशन जरूरी है, और कैल्शियम का रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब जब कैल्शियम की जरूरत है तो वहाँ फास्फोरस भी एज इट इज होगी, बिकॉज इनका जो प्रोपोर्शन है वही सारा चीज मेंटेन कर रखा है, ठीक है। जितने भी आयन से इनको मेंटेन कर रखा है। फास्फोरस का बेसिक रोल है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। उसके बाद मतलब जो सेलुलर रिएक्शंस होते हैं तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी वी विल हैव दैट एनर्जी फ्रॉम फास्फोरस। और सेम टाइम कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जो भी मेम्ब्रेन्स में है उसमें भी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो प्रोटीन्स या फिर किसी भी फॉर्म में चेंज होके काम करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग देख सकते हैं यहाँ दो डायग्राम है, एक हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फोल्डिंग में, और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस के होम्योस्टेसिस में। दोनों सेम ही है, लेकिन इसको बाइफरकेट करके दिखाया गया है कि कहाँ, जैसे यहाँ भी देख सकते हो कैल्शियम है, कैल्शियम आयंस यहाँ भी है ना। तो अब किस तरह से ये बोन में वर्क आउट करता है या फिर किसी भी सेल्स में काम करता है, देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में तुम्हारी सेल्स है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी रिसेप्टर्स है, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स कैल्शियम आयन पर लग के, मतलब जब तक कैल्शियम आयन वहां नहीं आएगा तब तक वो रिसेप्टर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती है, आइदर वो प्रोटीन का फोल्डिंग हो या रीफोल्डिंग हो। प्रोटीन की फोल्डिंग रीफोल्डिंग के बारे में पता है? मतलब जैसे कोई भी चेंज होती है बॉडी में, ठीक है, तो उसका या तो गुड इफेक्ट होती है, आइदर बैड इफेक्ट होती है। तो उस दोनों को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन का फोल्डिंग, मतलब अपने जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शन है, उससे थोड़ा हटके, ठीक है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को वो चेंज करता है, जिसको फोल्डिंग कहते हैं, या फिर वापस आना रीफोल्डिंग कहते हैं। तो इसके लिए कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है। देख सकते हो जितने भी एंजाइम्स है। हाँ, हेलो सर, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सर उसी से रिलेटेड है सर? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स तो दूसरी हो गई, जैसे प्रोटीन्स की कहीं रिक्वायरमेंट थी और वो किसी कारण से डिनेचर हो गया, मतलब अपने स्ट्रक्चर को ही छोड़ दिया, दैट इज अदर थिंग। लेकिन फोल्डिंग अनफोल्डिंग कहते हैं, मतलब कि प्रोटीन्स है वो उसमें कुछ और दूसरे सबस्ट्रेट से मिलकर कुछ दूसरा फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो उसको वर्क करना है उसके लिए वो अपने आप में चेंजिंग लाता है, इट इज अ प्रोटीन फोल्डिंग। डीनेचरिंग तो दूसरी चीज है, वो तो मतलब कि प्रोटीन का एक तरह से खत्म हो जाना, हाई टेम्परेचर वो पे अपना वो स्ट्रक्चर ही डिनेचर तोड़ करता दिया, है। बिल्कुल, ठीक है। यस सर। दैट इज अदर थिंग। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए या प्रोटीन के फोल्डिंग में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सब जगह है ना। कैल्शियम आयंस जब तक किसी भी रिसेप्टर से नहीं मिलेगा तब तक उसकी अगर प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं होगी, अदरवाइज होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकता है। देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जो एटीपी से जो चेंज हो रहा है दैट इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ दिस कैल्शियम आयंस। लाइक यहाँ देख सकते हो IP3, दीज आर द एंजाइम्स, ठीक है। GPCR, ये जी प्रोटीन्स यहाँ मिलता है जो कि हॉर्मोन्स को एक्टिव कराता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कैल्शियम आयंस रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज यही जो गेटवे है, उसका जो पाथवे, यही इसको खोलता है या बंद करता है, ठीक है। तभी जाके उससे जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, वो मिलते हैं और फर्दर अपना मतलब प्रोडक्शन जो है वो कर पाता है प्रोटीन्स टुवर्ड्स द, जो भी जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है, उस जैसे हार्मोन्स के लिए हो या फिर एनर्जी सिंथेसिस के लिए हो, ठीक है, उन सारे चीजों में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे वो चीजें बता रहे थे हार्मोन रेगुलेटर्स में, हार्मोन रेगुलेटर्स में देखते हो कैल्सिटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल लोअर्स द कैल्शियम आयंस इन द ब्लड एज वेल एज इट इनहिबिट्स ऑस्टियोक्लास्ट।
ठीक है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं उनको इनहिबिट करता है कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्सिटोनिन का रोल है। अब वही पाराथॉर्मोन है। पाराथॉर्मोन क्या करता है, जो ब्लड में कैल्शियम आयंस है इनको, इनके लेवल को इंक्रीज करता है और उसके साथ ये ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। तो अगर बहुत ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हो रहे हैं तो उसको रोकना कैल्सिटोनिन का काम है। कम हो रहा है तो मेंटेन करने के लिए पैराथॉर्मोन काम करता है। ठीक है, बेसिक हार्मोन्स, हार्मोन रेगुलेटर्स ये कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। इसके अलावा एक 125 विटामिन D3 भी है, जो कि ऑलमोस्ट पैराथॉर्मोन की तरह ही काम करता है। मतलब अगर कहीं किसी कारण से मान लो बॉडी में इसके पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन की रेशियो जो है, प्रोपोर्शन अगर कम हो जाता है, तो दिस 125 विटामिन D3 दैट विल डेवलप फ्रॉम द किडनीज। ठीक है, और किडनी से आकर फिर ये इस मतलब जो तुम्हारे बोन्स हैं या फिर जो कैल्शियम आयंस दैट हैव टू बी यूज्ड इन ब्लड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो फिर किडनी से आए हुए विटामिन D3 के थ्रू मिलती है। ठीक है, फिर ये अगेन वैसे ही कैल्शियम आयंस को ब्लड में इंक्रीज करता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। जीआई ट्रैक्ट में या गट में कैल्शियम आयंस का अपटेक करता है। ठीक है, और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। और द सेम टाइम ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को भी ये स्टिमुलेट करता है और उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, some factors are there which affects this calcium concentration, like plasma protein concentration. तो ये प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन है, मतलब ये इसमें जो प्लाज्मा में प्रोटीन का कंसंट्रेशन है वो एक मतलब रेगुलेशन होना चाहिए, एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज प्रोटीन लेवल्स एंड कैल्शियम आयंस, बिकॉज ये कैल्शियम आयंस ही प्रोटीन को मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, तो मान लो कहीं से भी प्रोटीन आया, लेकिन हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट हो प्रोटीन की जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में ये अपने आप को फोल्ड करेगा या अनफोल्ड करेगा, तो उसमें भी कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन में दोनों की लेवल जो है रिक्वायर्ड होनी चाहिए। लाइक एनायन कंसंट्रेशन, बिकॉज कैल्शियम जो है 2+ में है, एनायन है ना, तो इंक्रीज्ड एनायन एंड इंक्रीज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस दैट इज कॉम्प्लेक्स्ड एंड हेंस डिक्रीज आयोनाइज्ड कैल्शियम आयंस। मतलब जब कैल्शियम आयंस की एज एनायन जरूरत है तो वो है, लेकिन जब ज्यादा होती है तो वो अपने आप को डिक्रीज कर लेता है और वहां से हटके किसी दूसरे जगह चला जाता है। ठीक है, जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन इज एसिड बेस्ड एबनॉर्मलिटी। कैल्शियम आयंस जो है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन एसिड बेस के हिसाब से भी मेंटेन रहता है। अगर वहाँ कहीं भी किसी तरह कारण से अगर एबनॉर्मलिटी हो रही है एसिड बेस की, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है दैट विल अफेक्ट, मतलब जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ वो जहाँ है वहां से वो वहाँ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, मतलब एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। बैलेंस। जैसे देख सकते हो एसिड बेस एबनॉर्मलिटीज में एसिडीमिया और अल्केलेमिया दोनों हो सकता है। कहने का मतलब है आयोनाइज्ड कैल्शियम आयंस विल इंक्रीज अगर एसिडीमिया है, मतलब प्रोटीन्स के साथ अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए कैल्शियम आयंस आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटीन्स के साथ कैल्शियम आयंस ज्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कम है, तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, है ना, या अल्कलाइन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, जो कैल्शियम आयंस होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे वहां से। ठीक है, वो वहां से निकल के कंसंट्रेशन कहीं और चला जाएगा और जो बेस और एसिड बेस का जो, जैसे यहाँ एसिड की कमी और अल्कलीमिया हो रही है ना, बेसिक ज्यादा हो रहा है, कैल्शियम आयंस निकल जाएगा यहाँ से, फिर ये मेंटेन हो जाएगा, मतलब एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग फॉर द कैल्शियम आयन। फंक्शंस की बात करें तो नर्व एंड मसल फंक्शंस, मतलब नर्व और मसल में कैसे फंक्शन करता है वो आपने मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देते हैं। इट विल डिक्रीज द एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम। जो भी एक्स्ट्रा सेल
जो कैल्शियम है दैट विल डिक्रीज, मतलब इट विल मूव टुवर्ड्स द इनर वन, इनर सेल, ठीक है. It will increase the excitability of excitable cells and lowers the threshold potential. जो ऑलमोस्ट जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जो थ्रेशोल्ड पहुंचा हुआ है वहां से वो नीचे आ जाएगा. मतलब कैल्शियम का काम वही है ना, एक बार एक्साइटेबिलिटी मेंटेन हो गई देन वो वहां से वापस आ जाता है, ठीक है. देन अगेन जब उसको एक्साइट करना होता है, मैंने कांटेक्ट करना होता है मसल्स को, तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू वो फिर मतलब एसिटाइलकोलिन के थ्रू वो फिर अप जाता है, वहां एक्टिन मायोसिन का हेड मिलाता है और अगेन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है. So this will less inward current is required to depolarize the threshold potential. Same thing is there. उसके बाद फिर वही है, less inward current is required to fire AP. That is ये क्या है? Yes, sir. Less inward current is required to fire AP. AP मसल्स की बात जब करते हैं और नर्व की बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ? Action potential. एक्शन पोटेंशियल, ठीक है. तो उस एक्शन पोटेंशियल को कम या ज्यादा करना, दैट इज द थिंग, मतलब वो होमियोस्टेसिस मेंटेन करना, ठीक है. दैट इज द रोल ऑफ कैल्शियम. सो हेंस काउजिंग टिंगलिंग एंड नंबनेस, मतलब सेंसरी नर्व से रिगार्डिंग अगर किसी तरह का इफेक्ट होता है तो इट विल ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम, ठीक है. मतलब कहीं भी सेंसरी या मोटर न्यूरॉन्स में या मसल्स में कहीं ट्विच हो गई या फिर किसी तरह की टिंगलिंग है या नमनेस है, तो दैट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम आयंस. तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए द टर्म इज नोन एज होमियोस्टेसिस, मतलब एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम इज द प्लाज्मा, ठीक है. कहीं भी प्लाज्मा में या फिर मस्कुलर सिस्टम में उसको मेंटेन करता है, दैट इज द होमियोस्टेसिस. इट ऑल्सो प्रिजर्विंग द बोन डेंसिटी, मतलब बोन के डेंसिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है. कंस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन या मेंटेनेंस कह लो बोन में, टिथ में, ठीक है. तो इससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस से ये बचाता है, ठीक है. न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैल्शियम लेवल, मतलब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर विल रिलीज, ठीक है, व्हेन देयर इज द कंडीशन ऑफ होमियोस्टेसिस. किस तरह का होमियोस्टेटिक कंडीशन है, अगर कम है या ज्यादा है, दैट विल डिपेंड्स ऑन द कैल्शियम लेवल, ठीक है. और उसी के हिसाब से न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज करता है. सो अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है, जो बेसिक एक्सॉन्स है वहां पर आएगा. ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जो सोडियम पोटेशियम या किसी भी तरह का गेट है जिसको आयनिक एक्सचेंज चाहिए, तो वहाँ calcium ions again play an important role. Then calcium influx into the terminal, ठीक है. टर्मिनल में एक बार कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, ठीक है, जाएगा तो क्या होगा, फिर होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगा और जो भी प्रोटीन है, न्यूरोट्रांसमीटर है या फिर ब्लड है, ठीक है, उसको पीएच को मेंटेन करना हो या कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करना हो या फिर प्रोटीन के फोल्डिंग एंड फोल्डिंग को मेंटेन करना है, दैट विल ऑल done by the calcium. So again, this transmitter vesicle fuse with the release sites and वहां पर कैल्शियम एक्शन करेगा और काम करेगा, ठीक है. लाइकवाइज दिस एक्सोसाइटोसिस, उसमें भी क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस जहां भी होगी देन देयर विल बी रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर्स इनटू द क्लेफ्ट. तो ये ट्रांसमीटर जो क्लेफ्ट पे जो रिलीज होगा, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी जाएंगे तो तभी जाएगा जब कैल्शियम लेवल की वहां मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक है, बिकॉज इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैल्शियम लेवल. सो कैल्शियम असिस्ट्स इन मेंटेनिंग ऑल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी and at the same time they regulate mitotic transition and cell division. So essential component in the production of enzyme and hormones which regulates digestion, energy and fat metabolism. तो समझ सकते हो इसे कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है ना. Yes, sir. क्लियर है ना, कैल्शियम का रोल देख रहे हो किसी भी एंजाइम्स या Yes, sir. हार्मोन्स के प्रोडक्शन में.
मतलब वो चाहे डाइजेशन से रिलेटेड हो या एनर्जी से हो या फैट वॉल्यूम से हो, कैल्शियम शुड बी देयर। ब्लड कैल्शियम की बात करें तो इट इज टाइटली रेगुलेटेड बाय उस तरह की चीजें हैं, दैट इज फर्स्ट में प्रिंसिपल ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। ब्लड कैल्शियम इज टाइटली रेगुलेटेड बाय इंटेस्टाइन, बोन, किडनी। देखते हो कि जैसे कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में जरूरी है, ठीक है, बहुत सारे चीज को ये रेगुलेट करता है। तो अगर नॉर्मल ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो इट विल कैरी आउट फ्रॉम द, और यू कैन से मतलब सिक्वेस्टर्ड कर लेता है या स्क्वीज कर लेता है बोन से, या तुम्हारी टिथ से जो कैल्शियम है वो ले लेगा ब्लड में, ठीक है। लेकिन होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना जरूरी है। आइदर फ्रॉम किडनी के फंक्शन बढ़ जाएंगे वहाँ, ठीक है, और वहां से फिर विटामिन B12 के थ्रू अगेन फिर, या विटामिन D3 के थ्रू वापस कैल्शियम आ जाएगा ब्लड में, ठीक है, या फिर जहां भी रिक्वायरमेंट होगी बोन में या टिथ में। अगेन हार्मोन की बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन, पीछे देख सकते हो, इन सारे की रिक्वायरमेंट है जो कि कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है।